Hello students, I am Shahnawaz, your physics teacher, and today we will continue our study with the chapter number 8, motion. And in this part of video lecture we will study motion, distance, displacement, uniform and non-uniform motion. So these are the basic terms which we will discuss in this particular lecture. सो स्टूडेंट्स, मोशन की अगर हम लोग बात करें तो मोशन एक ऐसा फिज़िकल फिनोमिना है जो हमारी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। हम हमारी डेली लाइफ में हमारे सराउंडिंग्स में मोशन को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखते हैं, फील करते हैं, यूज़ करते हैं। लाइक बर्ड्स का फ्लाई होना, फ़िश का स्विम होना, हमारी बॉडी में ब्लड का फ़्लो होना आर्टरीज़ और वेंस के थ्रू, या चलो और बात करते हैं हमारे आसपास व्हीकल्स का मोशन, पर्सन्स का मोशंस, एनिमल्स का मोशंस। अगर बिल्कुल छोटे लेवल पर जाएं तो जैसे हमने कहा था कि हमारे जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो सारे पार्टिकल्स से बने होते हैं, तो पार्टिकल्स भी हमने कहा था कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। अगर हम थोड़े से और ब्रॉड लेवल पर जाते हैं तो देखिए, अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूं तो प्लैनेट्स भी मोशन में हैं। यहाँ तक कि सनसेट, सनराइज़, वेदर का चेंज होना, ये सब किस वजह से है? ये सब मोशन की वजह ही तो है। मोशन किसका? हमारे अर्थ का। सो स्टूडेंट्स, ये अर्थ का मोशन था। अब अगर मैं बात करूँ मोशन की, तो मोशन कई बार हमें डायरेक्टली अपीयर होता है, कई बार इनडायरेक्टली हम इसे फील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एयर के मोशन को हम देख नहीं पाते, वी कैन नॉट सी टू इट, पर हम इसे महसूस कर सकते हैं। किस तरह से फील कर सकते हैं इसे? कि अगर कहीं पर डस्ट उड़ रही हो, या फिर प्लांट्स जो हैं उनकी लीव्स हल रही हो, या उनकी ब्रांचेस हल रही हैं, तो हम महसूस करते हैं कि यहाँ पर एयर का फ्लो है। So it is basically the indirect indication of the flow of air, or indirectly indication of motion of air. अब अगर हम लोग मोशन की बात करें तो अभी हमने सराउंडिंग्स में जितने भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स की बात की थी, ज़रूरी नहीं कि सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए मोशन हमेशा सेम ही रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मोशन किसी पर्टिकुलर ऑब्ज़र्वर के लिए कुछ है, तो डेफिनेटली वो किसी दूसरे ऑब्ज़र्वर के लिए कुछ और हो सकता है। तो चलिए, इसको समझने के पहले अगर हम लोग मोशन की बात करें कि एक्चुअल में मोशन है क्या। सो स्टूडेंट्स, मोशन क्या है? मोशन बेसिकली नथिंग, इट्स ओनली द चेंज इन द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स एंड टाइम। अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, वो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड टी पर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर है। सपोज़ ये कोई पर्टिकुलर बॉडी है एट पॉइंट ए सपोज़ कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। सपोज़ टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर ये यहाँ पर था। हमने कुछ देर बाद टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर इसे देखा, तो ये ऑब्जेक्ट ए से बी पर आ चुका था। ठीक है, तो एक्चुअली इसने टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज किया। टाइम बदला तो इसकी पोजीशन भी बदली। हाँ बिल्कुल, इसके साथ हम एक चीज़ ये भी देखेंगे कि अगर पर्टिकुलर पॉइंट ए पर इसके सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट थे, सपोज़ वे स्टेशनरी थे, तो इसका सराउंडिंग भी बदला, टाइम के हिसाब से इसका सराउंडिंग भी बदला। तो डेफिनेटली हमने कहा कि हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? मोशन में है, क्योंकि इसने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपनी पोजीशन को बदल लिया। सो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। सो स्टूडेंट्स, द चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स इज बेसिकली कॉल्ड मोशन. Objects changing their places from one point to another with respect to time. Objects changing their places from one point to another point with respect to time. हम देख चुके हैं। हाँ, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. बड़ा आसान है। एक्चुअली जब हम किसी सिंपली मोशन की बात करते हैं तो हमें मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक्चुअल में इसका रेफरेंस पॉइंट क्या था। अगर मैं सपोज़ मेज़र करना चाहता हूँ कि टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड से टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड तक अगर ऑब्जेक्ट ओ ने ए से बी की तरफ मोशन किया या अपनी पोजीशन को चेंज किया, तो एक्चुअल में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया या ये कहाँ से कहाँ गया, तो हमें हमेशा इसका एक ओरिजिन पता होना ज़रूरी होता है, या हम जिसे बोलते हैं इसका रेफरेंस पॉइंट। बड़ा आसान है, देखिए। कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज़ यहाँ पर है,
अब वो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट ओ का जो मोशन था, वो ए से बी, बी से सी एंड सी से डी हुआ। तो एक्चुअल में जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँचा तो ऑब्जेक्ट कितना पहुंचा या ऑब्जेक्ट कहां पर पहुंचा, इसकी डेफिनेशन देने के लिए हमें ये पता होना ज़रूरी है कि ये ऑब्जेक्ट कहां से शुरू हुआ था, ये ऑब्जेक्ट कहां से चलना शुरू हुआ था। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफ़ाइन करते हैं तो हमेशा हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है, और वो रेफरेंस पॉइंट हमेशा क्या होता है, ओरिजिन होता है, जहाँ से ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन करना शुरू किया या जहाँ से ऑब्जेक्ट का मोशन करना हमने एज्यूम किया। क्लियर? सो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करने के लिए हमेशा रेफरेंस का या ओरिजिन पॉइंट का होना ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर से स्कूल की तरफ जा रहे हैं, तो आप जब घर से स्कूल गए तो आपने मोशन किया। अब आपका जो मोशन है वो तभी डिफ़ाइन होगा जब हमें ये पता होगा कि आप घर से स्कूल आए। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि आप घर से स्कूल आए हैं तो इट मीन्स कि हम ये मानेंगे कि आप स्कूल में ही थे और स्कूल में ही हैं। क्लियर? सो ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए या ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफ़ाइन करने के लिए हमेशा रेफरेंस का या ओरिजिन का पता होना ज़रूरी है। तो आई होप कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल से आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग मोशन के बारे में बात करें तो मोशन, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कई तरह के मोशन कर सकता है। किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मोशन कई तरह का हो सकता है। मे बी पॉसिबल कि वो मोशन जो है वो स्ट्रेट हो सकता है। वो मोशन कैसा हो सकता है? स्ट्रेट हो सकता है। वो मोशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड सर्कुलर मोशन हो सकता है, जिसे हम रोटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है? कोई पर्टिकुलर मोशन जो है वो वाइब्रेटिंग मोशन हो सकता है, जंपिंग मोशन हो सकता है। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन पर जंप कर रहा है, इसे हम वाइब्रेटिंग मोशन बोलते हैं। या सपोज़ हमारी घड़ी का जो पेंडुलम है वो मोशन कर रहा है, इसे भी हम वाइब्रेटिंग मोशन या ऑस्किलेटिंग मोशन की कैटेगरी में रखते हैं। या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो रैंडम मोशन कर सकता है, कहीं से भी चला, किधर भी जा रहा है, कभी गोल गोल घूम रहा है, कभी वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है? सो ये जितने भी मोशंस हैं, फॉर एग्जांपल कि एक क्रिकेट ग्राउंड है या फुटबॉल ग्राउंड है, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। ये प्लेयर्स का मोशन जो होता है वो रैंडम मोशन होता है। क्योंकि ये प्लेयर की कभी भी कोई पर्टिकुलर मोशन डिफाइन नहीं है। कभी ये स्ट्रेट जा सकते हैं, कभी गोल घूम सकते हैं, कभी जंप करते हैं, कभी फिर स्ट्रेट जाते हैं। तो इनका मोशन रैंडम मोशन कहलाता है। जबकि अगर मैं किसी पर्टिकुलर ट्रेन की मोशन की बात करूं तो ट्रेन का मोशन एक रेक्टिलिनियर मोशन है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन है। ठीक है? सो इस तरह से हम अलग अलग तरह के मोशंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मोशंस के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, वो डिपेंड करता है कि मोशन किन पर्टिकुलर सिचुएशंस में हो रहा है या किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का है। सो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने अभी कहा था कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के लिए मोशन अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर सपोज़ दो ऑब्ज़र्वर हैं, आप इस तरह से समझिए कि सपोज़ एक बस है, एक बस में आप बैठे हुए हैं, आपके साथ और भी लोग हैं, और बाहर खड़ा हुआ कोई ऑब्ज़र्वर आपको देख रहा है, आपकी बस चल रही है। आप जब विंडो से बाहर झांकते हैं तो आपको ये जो पर्सन है ये पीछे जाता हुआ दिखेगा, तो आप ऐसा फील करेंगे कि ये पर्सन मोशन में है। हाँ, इसके साथ साथ जो प्लांट्स होंगे, कुछ बिल्डिंग्स होगी, कोई और ऑब्जेक्ट्स होंगे, ये सारे के सारे आपको पीछे जाते हुए दिखेंगे। आपकी बस इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। सो हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग मोशन में हैं और आप स्टेशनरी हैं। लेकिन हाँ, जब ये ऑब्ज़र्वर आपको देख रहा होगा तो डेफिनेटली ये फील करेगा कि आप मोशन में हैं, आपकी बस मोशन में है। ठीक? तो देखिए, यहाँ पर एक ही मोशन दो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो गया। ऑब्ज़र्वर के लिए आप मोशन में हैं और आपके लिए ये ऑब्ज़र्वर मोशन में है। ठीक? सेकेंड थिंग, आपके साथ में जो दूसरे आपके फेलो पैसेंजर्स बैठे हैं आपके साथ में, आप क्या फील करेंगे कि ये आपके साथ स्टेशनरी हैं। जितनी स्पीड से आप आगे जा रहे हैं उतनी ही स्पीड से ये भी आगे जा रहे हैं, दोनों एक ही व्हीकल में सवार हैं। तो आपके लिए ये दोनों जो फेलो पैसेंजर्स हैं ये स्टेशनरी हैं, ये आपको ऐसा लगेगा ये मोशन में नहीं है। लेकिन इस ऑब्ज़र्वर के लिए तो आप भी मोशन में हैं, ये भी मोशन में है और ये भी मोशन में है, तीनों के तीनों लोग मोशन में हैं। सो इसलिए मोशन जो है वो ऑब्ज़र्वर पर डिपेंड करता है कि बेसिकली ऑब्ज़र्व कौन कर रहा है उसे। ऑब्ज़र्वर डिफ़ाइन करता है कि मोशन किस तरह का है।
तो चलिए मोशन को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग सबसे सिंपल केस कंसिडर करते हैं, द मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। द मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, ये कहीं पर भी मूव नहीं हो रहा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो इस तरह के मोशंस की हम लोग अभी फ़िलहाल कंसिडरेशन में ले रहे हैं इसे। So student, consider the motion of an object moving along the straight path. The straight path is appearing in front of you. Suppose it has a path length of 0 to 60 and it is measured in terms of the kilometer. Clear? So the object starts its journey from the O, which is treated as its reference point. Object is starting its journey from this point, particular point O, and this is what? This is the origin. This is the origin of the object. We have already discussed about the origin, what is origin or what is the reference point. So let A, B and C, this A, B and C represents the position of object at different instants. At first the object moves through C and B and reaches to E. Let a object starts its journey from the point O and crosses the point C and B and reaches to the point O. Clear? The object starts its journey from the point O and reaches to the point A. O से शुरुआत की उसने और A तक पहुंच गया। ऑब्वियसली इस जर्नी में उसने टोटल कितना किलोमीटर तय किया? 60 किलोमीटर। सो ही कवर 60 किलोमीटर थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर जर्नी, 60 किलोमीटर। अगेन then it moves back along the same path and reaches C through the B. वो यहाँ तक पहुँचा and then मूव हो गया वापस B को क्रॉस करता हुआ C तक। क्लियर? सो द टोटल पाथ लेंथ कितनी होगी? तो देखिए 0 से लेकर 60 तक आया तो 60 किलोमीटर, तो ये प्लस फिर अगेन 60 से वापस वो C पर जा रहा है, A से C पर जा रहा है, तो सपोज़ ये कितना होगा? 25, 60 में से माइनस करेंगे टोटल 35, तो टोटल 95 किलोमीटर की जर्नी उसने की, 95 किलोमीटर की जर्नी की। सो दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। So to describe the distance we need to specify only the numerical value and not the direction of motion. Clear? हम लोग जब डिस्टेंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम लोग किसी डायरेक्शन की बात नहीं की हमने कि ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर सपोज लेफ्ट टू राइट गया एंड देन अगेन कम बैक फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। हम लोग टोटल जर्नी की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ने टोटल 95 किलोमीटर जर्नी की है, 95 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 95 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। हम लोग सिर्फ यहाँ पर एक पर्टिकुलर नंबर की बात कर रहे हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, दैट इज़ अ 95। हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि उसने किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जर्नी की, हम तो सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि उसने 95 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो बेसिकली हम यहाँ पर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पाथ की लेंथ बता रहे हैं। हम यहाँ पर ये जो 95 किलोमीटर है इसकी मदद से, या ये जो फिगर है वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पाथ लेंथ बता रहा है। ये ऑब्जेक्ट का पाथ है, इस पाथ की लेंथ कितनी है? वो पाथ लेंथ बेसिकली कितनी है? 95 किलोमीटर। सो पाथ लेंथ जो है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू से शो किया जाता है। सो देयर आर द सर्टेन क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाय द स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। The numerical value is basically defines the magnitude of the path length. यह न्यूमेरिकल वैल्यू क्या शो कर रही है? इस पाथ लेंथ का मैग्नीट्यूड, इस पाथ लेंथ का मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पर पाथ लेंथ बेसिकली शो कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्लियर? अब यहाँ पर एक और पैरामीटर हम कंसिडर करते हैं। अगर मैं सिर्फ पोजीशन की बात कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अगर पोजीशन की बात कर रहा हूँ, तो पोजीशन चेंज की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए अभी ऑब्जेक्ट ओ से चलना शुरू हुआ था। ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम द पॉइंट ओ, और वो कहाँ तक पहुँचा? ए तक पहुँचा, और ए तक पहुँचने के बाद वो सी पर आया। इट मीन्स कि अभी इनिशियल पोजीशन जो थी वो ओ थी एंड फाइनल पोजीशन सी है। इनिशियल पोजीशन ओ एंड फाइनल पोजीशन सी। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ चेंज इन पोजीशन की बात करूँ, चेंज इन पोजीशन की, कि एट द फाइनल टाइम जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँच गया और मैं देखना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो मुझे पता लगा ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पर है, ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पर। तो मैं ये पता लगाऊंगा कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन कितना चेंज किया है, ऑब्जेक्ट ने अपना पोजीशन कितना चेंज किया। तो अब ऑब्जेक्ट का जो चेंज इन द पोजीशन है वो सिर्फ इतना होगा, ओ से लेकर सी तक, ओ से लेकर सी तक, वो कितना है? 25 किलोमीटर।
सो स्टूडेंट्स देखिए, अभी हमने पाथ लेंथ की बात की थी तो वो आया था 95 किलोमीटर। मैं चेंज इन पोजीशन की बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ आ रहा है 25 किलोमीटर। तो एक्चुअली यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, दो इंपॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर्स हैं जो आपको बिल्कुल समझना है कि यहाँ पर अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस की, तो वो डिस्टेंस होगा एक्चुअल में टोटल पाथ लेंथ, कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बेसिकली इक्वल होगा उसके पाथ लेंथ के। लेकिन अगर यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो पोजीशन चेंज टोटल कितना हुआ, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में कितना डिफरेंस है, तो वो होगा 25 किलोमीटर। और ये पर्टिकुलर जो पैरामीटर है वो डिफाइन किया जाएगा टर्म डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट इज़ नथिंग, इट्स द चेंज इन द पोजीशन, इट इज़ बेसिकली द डिफरेंस ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन निकाल लीजिए 25, इनिशियल पोजीशन कितना था 0, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 25 किलोमीटर। क्लियर। सो यहाँ पर जो चेंज इन पोजीशन आया कितना 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट वाइल दिस 95 किलोमीटर क्या शो कर रहा है, टोटल डिस्टेंस या पाथ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम लोग बात करें कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, और सपोज़ इस एग्जांपल से समझिए आप, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसने अपनी जर्नी यहाँ से इस पॉइंट ए से शुरुआत की और वो वापस घूमकर यहाँ पर वापस आ गया, ठीक है। तो देखिए इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, इसका इनिशियल पॉइंट भी ए और फाइनल पॉइंट भी ए। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो डिस्टेंस क्या होगा, टोटल ये जो पेरीमीटर है सपोज 100 मीटर का दिया है, तो मैं बोलूँगा कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, या इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो पाथ लेंथ है वो 100 मीटर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा तो डिस्प्लेसमेंट के केस में मैं इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस देखूँगा। अब मुझे यहाँ पर दिखेगा कि बेसिकली इनिशियल पोजीशन तो ए थी और फाइनल पोजीशन भी ए, मतलब इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम है। तो मुझे एट द एंड ये अपेयर होगा कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो चेंज हुई नहीं, इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट का चेंज इन पोजीशन कितना है 0। सो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। तो अब देखिए कितना अजीबोगरीब बात है कि ऑब्जेक्ट ने मोशन तो किया, ऑब्जेक्ट ने एक पर्टिकुलर पाथ लेंथ को भी कवर किया, लेकिन फाइनली उसका डिस्प्लेसमेंट 0 ही आ रहा है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि फॉर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, बट इट्स पाथ लेंथ और इट्स डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो। कभी भी पाथ लेंथ या डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकती, ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होता है, बड़ा सिंपल सा समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसने यहाँ से चलना शुरू किया, ये पॉइंट सपोज 0 में कंसिडर कर रहा हूँ, पॉइंट बी तक आया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, वापस ये गया और यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर 0 है तो ये पॉइंट कितना होगा -1, ठीक है। ये पॉइंट कितना होगा -1। तो इस ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन तो ये हो गई, इनिशियल पोजीशन ये थी, ठीक है। ये फाइनल पोजीशन हो गई, ये इनिशियल पोजीशन हो गई। सो अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन -1 है, इनिशियल पोजीशन 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया -1। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आया नहीं आया, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं पाथ लेंथ की बात करूँगा तो क्या पाथ लेंथ 0 नेगेटिव होगा, कभी नहीं होगा। सपोज़ यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 7 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 7 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर इसने कवर किया, और यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर कवर किया। तो टोटल पाथ लेंथ कितना होगा, 5 + 2 7 + 7 14 + 2 16। तो पाथ लेंथ 16 होगा, पाथ लेंथ क्या होगा 16 हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है क्या, नेगेटिव हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। क्लियर, पाथ लेंथ 16 हो गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा, तो मैं रिपीट करता हूँ, द टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टू लोकेट इट्स फाइनल पोजीशन विथ रेफरेंस टू इट्स इनिशियल पोजीशन एट द गिवन टाइम। डिस्टेंस की हम लोग बात करें तो डिस्टेंस द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, is called distance, already discussed,
एंड द डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए। सपोज एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने यहाँ से चलना शुरू किया, वो इस तरह से गया, उसकी फाइनल पोजीशन ये है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही होगा ना, जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर जब हमने बात की ऑब्जेक्ट के मोशन की, हमने बात की डिस्प्लेसमेंट की, हमने बात की पाथ लेंथ की, हमने बात की अलग अलग टाइप के मोशन की, तो यहाँ पर दो चीज़ें और डिस्कस करना ज़रूरी है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्चुअल में है क्या, आप इस पर्टिकुलर टेबल से समझिए इसको, बहुत आसान है। जैसे अभी हमने कहा कि बेसिकली मोशन क्या है, तो मोशन इज़ नथिंग, इट्स ओनली द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग्स। ठीक है, तो लेट अस वी आर कंसिडरिंग द टाइम। तो सपोज़ एक पर्टिकुलर 9:30 टाइम पर आपने सपोज़ आपकी घड़ी देखी, उस घड़ी में उस वक्त 9:30 हो रहा था। 9:30 AM पर आपने देखा दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दोनों ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ए जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से 10 मीटर पर आ चुका था और ऑब्जेक्ट बी जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से अपने ओरिजिन से 12 मीटर पर आ चुका था। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट रनिंग कंडीशन में थे, उनका रेफरेंस पॉइंट भी आपको पता है। टाइम 9:30 AM पर ऑब्जेक्ट ए अपनी रेफरेंस पोजीशन से 10 मीटर पर आ चुका था और ऑब्जेक्ट बी जो है वो अपनी रेफरेंस पोजीशन से 12 मीटर पर आ चुका था। ये 10 मीटर, ये 12 मीटर। ठीक है, टाइम कब देखा आपने, जब 9:30 AM हो रहा था। ठीक है, यहाँ से चलना उन्होंने शुरू किया था। क्लियर। 9:45 पर 15 मिनट बाद, कितने देर बाद, 15 मिनट बाद 9:45 पर जब आपने देखा तो ऑब्जेक्ट ए जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से 20 मीटर पर आ चुका था, पर ऑब्जेक्ट बी जो था वो अपनी इनिशियल पोजीशन से 19 मीटर पर आया, अगेन 15 मिनट बाद 10 AM पर, 9:45 के बाद 10 AM पर आफ्टर द 15 मिनट्स आपने देखा ऑब्जेक्ट ए को, तो ऑब्जेक्ट ए अपनी इनिशियल पोजीशन से 30 मीटर पर आ गया और ऑब्जेक्ट बी जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से 23 मीटर पर आ गया। ठीक है, तो सिमिलरली आप देख सकते हैं अलग अलग और भी टाइम पीरियड पर, 10:15 पर, 10:30 पर, 10:45 पर, 11 AM पर। तो एक्चुअली बात जो बताना चाह रहा हूँ मैं वो थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर मैं बात करूँ इनिशियल 15 मिनट की, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम से इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में, इन 15 मिनट में इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ए ने ये 10 मीटर से 20 मीटर पर आ गया था। इट मीन्स कि इसका जो डिस्टेंस वेरिएशन हुआ वो कितना हुआ ऑब्जेक्ट ए का और ऑब्जेक्ट बी का इनिशियल 15 मिनट में इसका वेरिएशन हुआ 10 मीटर का और ऑब्जेक्ट बी का अगर आप देखेंगे तो 12 से ये 19 मीटर पर पहुंचा, मतलब टोटल 7 मीटर का वेरिएशन हुआ। ठीक है, फर्स्ट स्लॉट में। सेकंड स्लॉट की अगर मैं बात करूं तो देखिए 9:45 से 10 AM वाला जो स्लॉट था, इस 15 मिनट में ऑब्जेक्ट ए जो है वो 20 से 30 पर आया, मतलब अगेन 10 मीटर का वेरिएशन हुआ। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर आप बात करेंगे ऑब्जेक्ट बी की तो ये 19 से 23 पर आया, मतलब टोटल 4 मीटर का वेरिएशन हुआ इसमें, 4 मीटर का वेरिएशन हुआ। अगेन थर्ड स्लॉट के लिए भी देखते हैं, 10 से 10:15 AM तक ऑब्जेक्ट ए जो है वो 30 से 40 मीटर पर आया, 30 से 40 मीटर पर। इट मीन्स कि अगेन 10 मीटर का वेरिएशन हुआ इसमें, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बी जो है वो 23 से 35 पर आया, इट मीन्स कि 12 मीटर का वेरिएशन हुआ इसमें, 12 मीटर का वेरिएशन हुआ। तो आप यहाँ देखेंगे कि बेसिकली 15 मिनट का स्लॉट फिक्स था, 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट का स्लॉट फिक्स था। तो ऑब्जेक्ट ए जो था एवरी 15 मिनट्स में 10 मीटर चल रहा था, 10 मीटर चल रहा था। लेकिन ऑब्जेक्ट बी जो था कभी 7 मीटर चल रहा था, कभी 4 मीटर, कभी 12 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल की अगर मैं बात करूँ, इक्वल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ए का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो सेम है। इक्वल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ए का डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, बिल्कुल इक्वल है। जबकि ऑब्जेक्ट बी जो है उसका इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, डिफरेंट है।
तो मैं बिल्कुल हम यहाँ पर बात कर सकते हैं इस तरह से कि ऑब्जेक्ट ए जो है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ऑब्जेक्ट ए क्या है? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, क्योंकि इसका मोशन जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। लेकिन ऑब्जेक्ट बी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। कभी तो 7 मीटर कवर करता है, कभी 4 मीटर करता है और स्लो हो जाता है, और कभी अचानक से बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, 12 मीटर कवर करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो देखिए, द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। द ऑब्जेक्ट कवर्स equal distances in equal interval of the time said to be uniform motion. The time interval in this motion may be small or big. टाइम इंटरवल आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने 15 मिनट का कंसिडर किया, आप सपोज कंसिडर कर सकते हैं 1 आवर का, आप कंसिडर कर सकते हैं 1 मिनट का। द टाइम इंटरवल इज़ नॉट एन इशू, बट इट शुड बी इक्वल. The motion where objects cover unequal distances in equal interval of time. The motion where objects cover unequal distances in equal interval of the time. So these are called the non-uniform motion. आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। फॉर एग्जांपल, इस रेसिंग ट्रैक पर जो कारें दौड़ती है, कभी तो ये बहुत तेज़ चलती है, कभी स्लो हो जाती है, कभी अचानक से इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल आप देख सकते हैं, ऊपर दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर कार जो है वो 2 मीटर चल रही है 2 सेकेंड्स में। अगेन अगले 2 सेकेंड्स में भी वो 2 मीटर ही मोशन उसने किया, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया, जबकि ये क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये मोशन का फर्स्ट पार्ट था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। हमने डिस्कस किया मोशन, व्हाट इज़ मोशन बेसिकली, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन एंड हाउ द मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है। और एक मोशन पर्टिकुलर अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए किस तरह से अलग अलग हो सकता है, ठीक है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द motion along the straight line. In this concept we basically discussed about the distance and displacement, and we discussed what are the basic difference in the distance and displacement, ठीक है। फिर हमने इस पर्टिकुलर एग्जांपल से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझा। देन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने डिस्कस किया और इसको बहुत अच्छे से समझा। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे तो आप इसको और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वीडियोज़ को आप बार बार देखिए, आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू।